अब जो हमें चलना है आपका सीपीसी में ऑर्डर 32 निकाल लीजिए। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए कि प्री में रहता है, चाहे एमपी हो या बिहार हो या यूपी हो। अब कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बने हैं और आपका कह सकते हैं कि वो हमें देखना है। तो आदेश 32 में मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है या कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी कि पागल पूछा जा चुका है यूपी में आपका। तो अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है यानी कि 18 वर्ष से कम है या कोई व्यक्ति पागल है और वह किसी मामले में मुकदमा दायर करता है, तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि चूंकि ये लोग नासमझ हैं, इनकी परिपक्वता कम है, इनमें अच्छाई और बुराई को विभेद करने की क्षमता भी नहीं है, अतः इनकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। और जो इनकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए जो व्यक्ति ये पॉइंट किया जाएगा उसका नाम याद रखना है। उसका आपका नाम है नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वह ये, एक तो पहले आर्डर याद रखना है कि अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा वाद दायर करना या उनके विरुद्ध वाद दायर करने के बारे में प्रावधान किस आदेश में है। तो पहला आदेश मिलाने के लिए आता है भाई ऑर्डर 32 मारेंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट पहले बनाइए और कंसेप्ट बनाने के बाद आपका माने तमाम चीज़ें हमें पढ़नी है और आपका जो पागल है या अवयस्क है उनको किन किन कानूनों में कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है ये भी हमें कोरिलेट करके चलना है। लेकिन जो हमें कॉन्सेप्ट बनाना है वह दो बनाना है। अगर कोई अवयस्क है, भाई ये जरूर याद रहे क्योंकि बिना इसके आगे बढ़ेगा नहीं। अगर कोई अवयस्क है या कोई व्यक्ति पागल है और ये वादी बना है, वादी का मतलब कि अवयस्क या पागल ने ही मुकदमा दायर किया है, तो कानून ये कहता है कि चूंकि अवयस्क या अवयस्क जो होता है वह एक तो अपरिपक्व होता है, दूसरा उसमें समझ का अभाव होता है, तीसरा क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये भी नहीं जान पाता। अतः मुकदमा यह कैसे लड़ेगा, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि अवयस्क या पागल की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाए जो इन लोगों की ओर से मुकदमा को की देख रेख करे, मुकदमा लड़े, और उस व्यक्ति का नाम होगा नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाद मित्र किसकी ओर से नियुक्त होता है, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड आपका माने वादी की ओर से नियुक्त किया जाता है कि प्रतिवादी यानी कि विपक्षी की दोनों। ये आपका क्वेश्चन एमपी का मॉडल है। तो बताइए अगर पूछ ले कि वाद मित्र किसकी ओर से नियुक्त किया जाता है, वादी की ओर से कि प्रतिवादी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवादी न मारिएगा, विपक्षी पक्षकार नहीं, केवल कौन सा पक्षकार, वादी। इसके बाद अब दूसरी समस्या देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपका पागल या अवयस्क के खिलाफ मुकदमा करता है, यानी कि वादी कोई और है और जो विपक्षी है यानी कि प्रतिवादी है वह क्या है, या तो अवयस्क है या क्या है, पागल। तो ऐसी दशा में भाई अवयस्क या पागल का बचाव करने के लिए
उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए, उसका बचाव या डिफेंस करने के लिए न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उस व्यक्ति का नाम गार्जियन एड लिटेम है। गार्जियन एड लिटेम यानी कि वादार्थ संरक्षक या वाद के लिए संरक्षक, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, वादार्थ संरक्षक। अब एमपी का ये मॉडल है कि वादार्थ संरक्षक किसकी ओर से नियुक्त होता है, फिर वही मॉडल वादी की ओर से, प्रतिवादी की ओर से, दोनों की ओर से, इनमें से कोई नहीं तो क्या मार कर आएंगे। अगर गार्जियन एड लिटेम दे दे, वादार्थ संरक्षक या वाद के लिए गार्जियन, शरीर और संपत्ति के लिए नहीं, मैं फिर बता दूं, शरीर और संपत्ति के लिए गार्जियन, हिंदू है तो हिंदू विध द्वारा, मुस्लिम है तो मुस्लिम विध द्वारा आपका, और हिंदुओं के लिए तो अलग से कानून भी बना है। अब आपका संरक्षकता अधिनियम, आपका हिंदू अप्राप्त वय संरक्षकता अधिनियम 1956। लेकिन अगर मुकदमा पागल या अवयस्क के खिलाफ कर दिया गया तो ऐसी दशा में एक ऐसा व्यक्ति सक्षम होना चाहिए जो इनका बचाव कर सके, इनकी ओर से तर्कों को रख सके। उस व्यक्ति का जो कानूनी तौर पे नाम दिया गया है वह गार्जियन एड लिटेम है, यानी कि वादार्थ संरक्षक। तो वादार्थ संरक्षक किसकी प्रतिरक्षा, यूपी का मॉडल आइए। वाद मित्र किसके लिए नियुक्त किया जाता है, तो दिया था अवयस्क पागल दोनों। तो क्या बताया गया अब तक, दोनों। वादार्थ संरक्षक किसकी प्रतिरक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा, अवयस्क पागल दोनों, तो क्या मारेंगे, दोनों। तो जो नियम माइनर पर लागू होते हैं वही नियम अनसाउंड माइंड पर्सन पर भी लागू होते हैं। जब नियम चलेंगे तो वहां हम बताएंगे आपको। अब ऐसी दशा में ये, अब अगला कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर अवयस्क या पागल प्रतिवादी हैं और न्यायालय द्वारा किसी कारण से उसके लिए कोई गार्जियन एड लिटेम या वादार्थ संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया और अवयस्क या पागल के विरुद्ध न्यायालय ने निर्णय दे दिया, डिक्री पारित की है या कोई आदेश दिया है। अब ये समस्या आती है कि ये जो निर्णय, डिक्री या आदेश है जो बिना गार्जियन के ही पारित कर दिया गया, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसकी वैधता का परीक्षण करिए। तो ये जो डिक्री होगी, आदेश होगी, ये वाइड होगी, शून्य होगी, अकृत हो, अकृत नल एंड वाइड होगी, लीगल यूज किया जाता है, नल एंड वाइड होगी, यानी कि अकृत और शून्य, उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि फिर एक बार ये कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर प्रतिवादी अवयस्क या पागल है तो कानून कहता है कि हर हाल में उसकी ओर से तर्क रखने के लिए, उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए वारदात संरक्षक की नियुक्ति होनी ही चाहिए। अगर नहीं की गई किसी कारण से और अवयस्क के खिलाफ या पागल के खिलाफ डिक्री या आदेश न्यायालय ने पारित कर दिया है तो वह डिक्री आदेश क्या होगा, वैध नहीं होगा बल्कि शून्य होगा, बातिल होगा, अर्थात वाइड होगा, यानी कि उसका कोई कानूनी अर्थ या मतलब नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए। अब कहाँ कहाँ पहले अवयस्क पर आ जाए तब पागल पर। अब जिन जिन कानूनों में माइनर को या अवयस्क को संरक्षण प्रदान किया गया है, अब उन कानूनों को, हर एक कानून को पहले कोरिलेट करना है। इसके बाद अनसाउंड माइंड पर्सन या चित्त विकृत व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को कोरिलेट करना है
और तब आदेश 32 में को शुरू करना है। लेकिन शुरुआती दौर में ये जरूर याद रखिए, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बने हैं, अब तक हमने जितना बता दिया 99% चांस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1% के लिए ही वो पूरा आर्डर आपका 32 बताना पड़ेगा। और भी मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, और देखिए आपका कहाँ कहाँ कोरिलेशन से भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए जो पूछा जाता है मेंस और प्री में, इंटरव्यू में। तो पहले आपका माइनर आया जाए। सबसे पहले हम माइनर को आपराधिक विधि में देखते हैं, यानी कि सबसे पहले अवयस्क को, अप्राप्त वय को या माइनर को हम कहाँ देखेंगे? आपराधिक विधि। आपराधिक विधि में सबसे पहले हम आईपीसी देखते हैं, और आईपीसी की दो धाराएं 82 और 83। पिछली बार, इस बार तो नहीं, इसके पहले वाले एपीओ में पूछा गया था कि डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत, अक्षम गुड़िया का सिद्धांत, यानी कि कौन सा बालक ऐसा है जो अपराध करने में पूरी तरह अक्षम माना जाता है, वह कोई भी अपराध कर दे तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा। तो वह कौन सा बच्चा है, कितने एज का? तो 82 याद रखिएगा। यदि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे शिशु द्वारा की जाए जिसकी आयु 7 वर्ष से कम हो अपराध करते समय, यानी कि जिस तारीख को उसने अपराध किया है, अगर उस तारीख को उसकी एज 7 वर्ष से बिलो है, नीचे है, तो वह किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बालकों को एक नाम देते हैं डोली इनकैपेक्स। डोली मतलब गुड़िया, और इनकैपेक्स माने अक्षम। अक्षम गुड़िया का मतलब ये हुआ, माने लीगल भाषा में, अपराध करने में अक्षम। भाई सिद्धांत याद रखिए, कौन सी गुड़िया? अक्षम गुड़िया। लेकिन कि यह तथ्य कि बच्चा अपराध करने के समय 7 वर्ष से कम का था, इस बात का अकाट्य तर्क होगा, निश्चायक सबूत होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा कि वह बच्चा अपराध करने में सक्षम नहीं है। लाख आप तर्क दीजिए कि हजूर 6.5 साल में ही बड़े बड़े लोगों को ज्ञान में हरा दिया है, कोई मतलब उसका नहीं है। लेकिन भी लगाकर अच्छे से पढ़ना, जो पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आपका निकल गया, एक निश्चायक सबूत निकल गया, अकाट्य तर्क, और दूसरा डोली इनकैपेक्स पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पर आइए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच्चे से अपराध कराता है तो ऐसा अपराध कराने वाला दंड का भागी होगा और दुष्प्रेरक के रूप में दंड का भागी होगा। अब एक उदाहरण देखिए जो बार बार पूछा जाता है। ये एक व्यक्ति, अभी अवयस्क कहाँ कहाँ संरक्षित है हम कोरिलेट कर रहे हैं, अभी आदर्श 32 शुरू नहीं हुआ। तो ए एक व्यक्ति है और बी है। बी 6 वर्ष का बच्चा है। ए बी को जहर का गिलास देता है, जहर भरा, और कहता है कि तुम सी को जाकर खाने के पास रख दो, ताकि सी खाने के बाद ये पानी समझकर पिएगा और सी क्या होगा? मर जाएगा। अब आप लोग बताइए, तो ऐसी दशा में ए का दायित्व बताइए, बी का दायित्व बताइए। तो बी किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 82 इसे पूर्ण रूप से या एब्सोल्यूट रूप से, आत्यांतिक रूप से आपराधिक दायित्व से मुक्त करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो व्यक्ति बच्चों से अपराध कराते हैं वे भी बच जाएंगे। ये दंड का भागी होगा।
हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया जाएगा, और अगर ए उस समय घटना स्थल पर मौजूद हैं तो ए का दायित्व चेंज होगा और डायरेक्ट मर्डर के लिए दोषी होगा अगर सी मर जाता है। यानी कि ए वहीं मौजूद हैं, गिलास का पानी देता है कि ले जाओ तुम सी को दे दो, और देख भी रहा होता है, तब आईपीसी की धारा 114 लागू होगी, 114 लागू होगा, और ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए अब नहीं, डायरेक्ट किसके लिए दोषी होगा, मर्डर के लिए। और ये माना जाएगा कि ए ने वह कार्य स्वयं अपने हाथों से किया है, भले ही वह कार्य कौन किया हो, बालक। पहला कॉन्सेप्ट ये बना। दूसरा कॉन्सेप्ट बालक पर आइए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बालक का है वह 83 में है, यानी कि आईपीसी की धारा 83 में जो ये बताते हैं कि आपका डोली कैपेक्स का सिद्धांत, सक्षम गुड़िया का सिद्धांत बताते हैं, अपराध करने में सक्षम बालक को बताते हैं। यानी कि यदि किसी बालक की आयु अपराध करते समय 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, रटिए कितना से अधिक, 7 से अधिक, और कितना से कम, 12 से। अगर वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ रहा है तो वह दंड का भागी होगा, और नहीं समझ रहा है तब उसे भी बचाव दिया जाएगा। यानी कि ऐसे बालक को सीमित बचाव दिया गया है। अगर वह अपने कार्य के नेचर को समझ रहा है तो दंड का भागी होगा, और नहीं समझ रहा है तो वह बचाव का हकदार होगा। ये कॉन्सेप्ट बनाइए। जैसे जैसे बालक की एज 7 वर्ष से ऊपर बढ़ती जाती है, ये माना जाता है कि बालक में परिपक्वता आ रही है और समझदारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। आपका जैसे कि एक 11 वर्षीय लड़की थी, एक सोना का कंगन उठाई, अपनी माँ को दे दी, उसे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो क्या ऐसी लड़की नासमझ मानी गई और उसे दंडित नहीं किया गया। लेकिन मान लीजिए एक 11 वर्षीय व्यक्ति है और एक व्यक्ति की हत्या करके जाके ईंख के खेत में छुप जाता है, तो ऐसी दशा में उसका आचरण बता रहा है कि वह समझता है कि मैंने गलत कार्य किया, तभी तो जाकर ईंख के खेत में क्या हुआ, छुप गया। अब ऐसे बालकों को जो दंड दिया जाएगा, आज भी भारत में आपका केवल और केवल अधिकतम 3 वर्ष का दंड दिया जा सकता है। वह भी दंडात्मक दंड नहीं होता, सुधारात्मक होता है। तो ऐसे बालक को दंड स्वरूप नहीं, सुधारने के लिए कितने साल की सजा अधिकतम दी जा सकती है, 3 साल की। अभी भी कानून यही है, अभी भी कानून यही है, निर्भया कांड के बाद भी, कि ऐसे बालक को अधिकतम 3 साल की सजा दी जाएगी, वो भी जेल न भेजकर सुधार गृह भेजा जाएगा कि बालक का जीवन चौपट न हो, यानी कि बबुआ क्या हो जाए, सुधर जाए। 3 साल बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 1 साल किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जाएगा। जैसे निर्भया कांड में जो बालक था उसके खिलाफ यही किया गया। आपका 3 साल सुधार गृह में रहा और 1 साल कहाँ रहा, आपका किसी सामाजिक संगठन के अंडर में, जहाँ उसे शिक्षा दी जाएगी, सुधारा जाएगा। और जब वह फॉर्म भरेगा नौकरी का, तो मैं फिर बता दूं, ये जो निर्योग्यता है कि आप एक बार सजा पा चुके हैं, ये निर्योग्यता उस लागू नहीं होगी। यानी कि आपका फॉर्म भरेगा तो ये निर्योग्यता लागू नहीं होगी, यानी कि वह नौकरी पाने का क्या होगा, हकदार। नालायक नहीं माना जाएगा, नौकरी के क्या माना जाएगा, लायक। लेकिन आप सजा पा लिए तो क्या हो जाएंगे, नालायक।
यानी कि बड़े लोग पा लिए तो नालायक, और छोटे पा लिए तो अभी भी क्या है, लायक है। FIR दर्ज रहता है तब देखिए कितना ताना बाना बुनना पड़ता है, अंत में हाई कोर्ट में ही जाकर शरण मिलती है। आपका दिखाते हैं कि जब तक हमें दोष सिद्ध न कर दिया जाए तब तक मैं नौकरी करूंगा, और जब हमें सजा मिल जाएगी तो हमें क्या करे विभाग, बर्खास्त कर दे, लेकिन तब तक तो हमें क्या करने दिया जाए, नौकरी। आपका अगला देखिए, दूसरा नियम आपका बालक पर चला, बालक पर तीसरा नियम देखिए। अगर बालक की एज 12 वर्ष या उससे ऊपर है और 18 वर्ष से नीचे है। फिर एक बार देखिए, अब पूरा कहानी देखा जाए। अगर बालक की एज 7 वर्ष से ऊपर है किंतु 18 वर्ष से नीचे है, और बालक ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, यानी कि आपका तो ऐसी दशा में आज भी कानून यही कहता है कि ऐसे बालक को अधिकतम 3 साल तक का सुधारात्मक दंड ही दिया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर 1 साल तक के लिए सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जा सकता है। लेकिन निर्भया का दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद जो ये किशोर न्याय अधिनियम था 2000, यानी कि जुनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट शॉर्टकट में कहीं भी जाएंगे तो पूरा नाम नहीं आएगा, JJ एक्ट। JJ एक्ट जब भी पूछा जाए तो दिमाग में बैठा रही है, जुनाइल जस्टिस एक्ट अब 2000 में बना था, उसको समाप्त किया गया और 2015 में नया बनाया गया। अब नए कानून पर आइए बालक के बारे में। जो ये बालक के बारे में आपका नया कानून है, अगर बालक 16 वर्ष या उससे ऊपर का है और 18 वर्ष से नीचे का है, और उस दौरान वह कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे वयस्क मान लिया जाएगा। यानी कि कुछ दशाओं में, हर एक दशा में नहीं, कैसा अपराध, गंभीर से गंभीरतम, यानी कि जघन्य अपराध करता है तो क्या मान लिया जाएगा, उसे वयस्क माना जाएगा और वयस्क की तरह ट्रीट किया जाएगा, वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। लेकिन आज भी ऐसे बालक को जो सजा दी जाएगी, कानूनन दो सजाएं नहीं दी जा सकती, एक मृत्युदंड और दूसरा आजीवन कारावास। लेकिन भाई दो सजा अभी भी नहीं दी जा सकती। जो 18 वर्ष से क्या है कम के, भले ही कैसा अपराध किए हो, मर्डर का, दुराचार का, जघन्य अपराध, फिर एक बार बैक होइए। लेकिन जुनाइल जस्टिस एक्ट में तमाम राज्यों ने स्टेट अमेंडमेंट किया है, यानी कि अपने अपने राज्यों में संशोधन किया है, और संशोधन द्वारा कुछ दशाओं में ऐसे बालकों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे राजस्थान हुआ, MP हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संशोधन नहीं है। तो आज भी उत्तर प्रदेश में दो सजाएं ऐसे बालक को नहीं दी जा सकती, मृत्युदंड और आजीवन। इसके बाद जैसे 10 साल दे दिया गया, 5 साल दे दिया गया, ये भले दे दिया जाए, लेकिन किस बालक के बारे में हम बता रहे हैं, जो 16 वर्ष से किस बीच में हो, 18। 16 से कम अगर है तो आज भी उसे अधिकतम कितनी सजा, 3 साल। और आपका केवल और केवल कैसा वह दंड होगा, दंडात्मक नहीं, किसके लिए, सुधारात्मक। इस प्रकार आपका 82 धारा बताई गई IPC बालक के बारे में, आपका 83 बताई गई, जुनाइल जस्टिस एक्ट बताया गया। अभी IPC की धारा 90 पर गौर करिए थोड़ा, एक और अभी बचा है, मुख्य मुख्य तो हमें बताना ही पड़ेगा। धारा 90 का लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी बालक की एज 12 वर्ष से क्या है, कम है, तो वह किसी भी कार्य के लिए सम्मति देने में सक्षम है कि अक्षम, अक्षम।
यानी कि 12 वर्ष से कम का बालक किसी भी कार्य के लिए सम्मति नहीं दे सकता। तो इसकी ओर से सम्मति किसके द्वारा दी जाएगी? इसके गार्जियन द्वारा। तो दो धारा याद रखिए, 90 में ऐसा बालक दे ही नहीं सकता। तो एक धारा आईपीसी की बैक होकर पढ़िएगा 89। भाई अगर ऑपरेशन ही इस बालक का करना है तो किसकी सहमत से होगा? बालक की नहीं, उसके गार्जियन की। अगला नियम देखिए। इस प्रकार तमाम नियम है, इतना ही थोड़ा सीमित दायरा। इसके बाद आइए सीआरपीसी में। अगर जिस तारीख को धारा 27 पहले सीआरपीसी देखनी है, किशोरों के मामले में अधिकारिता। तो जिस तारीख को कोर्ट में कोई बालक लाया जाता है, अगर उस तारीख को उसकी एज 16 वर्ष से कम है तो उसके लिए आपका मुकदमा अलग कोर्ट में चलेगा। या तो सीजीएम देखेंगे, या बालक अधिनियम के तहत जो कोर्ट बना है, या कोई अन्य कानून के तहत। तो अन्य कानून आपका जेजे एक्ट ही है, जुनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें कि किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना होती है। और उसी बोर्ड में मुकदमा बालक का क्या करता है? चलता है, यदि बालक ने अपराध किया है। तो धारा 27 पर भी गौर करना है। इसके बाद 160 पर गौर करना है सीआरपीसी, कि अगर कोई बालक गवाह है और उसकी एज 15 वर्ष से कम है। ये बहुत क्वेश्चन बन रहा है, झारखंड, बिहार, यूपी, तीनों जगह ये रिपीट किया है कई बार। कितने वर्ष से कम के बालक को आपका बुलाया नहीं जा सकता? तो कितने साल से कम का बालक? 15। भाई रट कर जाइएगा। 15 वर्ष से कम का बालक है तो थाने पर बुलाकर पूछताछ नहीं की जाएगी, भले उसके घर पर जाकर पुलिस वाले क्या करें? पूछताछ। इसके बाद जमानत में भी है आपका 437 जाएंगे सीआरपीसी। वहाँ भी प्रावधान है कि अगर 16 वर्ष से कम का बालक है तो ऐसी दशा में सामान्यतः उसे जमानत दे दी जाएगी। कितने से कम वहाँ है? 16 से। तो आपराधिक मामलों में भी कुछ नियम है। अब संविदा अधिनियम आ जाइए। संविदा अधिनियम की कम से कम एक धारा जरूर पढ़िएगा, 11, यानी कि धारा 11। और अभी मैं भागीदारी में भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो वह करार कर संविदा करने में अक्षम होता है। और अगर वह करार कर ही लेता है तो वह करार न तो शून्य होगा, न ही शून्यकरणी, बल्कि वार्ड एबिनिसियो, प्रारंभतः शून्य, आरंभतः शून्य, शुरू से शून्य, या जिस क्षण वह करार किया उसी क्षण वह करार क्या था? शून्य शून्य करणी न मार दीजिएगा, BHULLM में पिछली बार आया था। भाई प्रारंभतः शून्य, आप इंग्लिश वर्जन भी याद रखिए, वार्ड एबिनिसियो। केस हम बताए थे मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का। अभी जज का नाम भी बताए थे, लॉर्ड नॉर्थ। संविदा के बाद भागीदारी अधिनियम में देखा जाए, भागीदारी अधिनियम में आप दो धारा कम से कम देखिएगा। एक धारा आपका 6 देखिएगा और दूसरी धारा 30 देखिएगा। यानी कि 6 और 30 देखिए, दोनों हम बता रहे हैं कैकलाइन। सेक्शन 6 कहता है कि कोई व्यक्ति मात्र लाभ पाने के कारण पार्टनर नहीं बन जाएगा। तो माइनर पर आ जाइए। क्या माइनर भागीदारी में लाभ पा रहा है तो क्या वह पार्टनर बन जाएगा? नहीं। इस बात का विस्तृत उल्लेख हम पढ़ाएंगे, एक दो दिन में आ ही जाएगा। धारा 30 में किया गया है कि अवयस्क आपका भागीदार नहीं बन सकता, लेकिन अन्य भागीदारों की सर्वसम्मति राय से कारोबार के लाभ में क्या पा सकता है? अंत।
ये किस धारा में है? धारा भी याद रखिए भागीदारी अधिनियम की, आपका 30 में यानी कि 30 में। इसके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका आईपीसी हो गई, सीआरपीसी भी हो गई। अब जुरिस्प्रूडेंस में हल्का सा देखना है। अपकृत विधि में लड़कपन या बाल्यावस्था या अवयस्कता कोई बचाव नहीं है। यानी कि अगर कोई 6 वर्षीय बालक कोई दुष्कृत्य या टाट किया है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा करके और मुआवजा वसूल सकते हैं। फिर एक बार याद रखिए, अपकृत में बाल्यावस्था कोई बचाव नहीं। ये बिहार में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन बचाव के रूप में मान्य नहीं है? दिया था सम्मति, फिर दिया था दैवकृत, फिर दिया था बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे, आपका इनमें से कोई नहीं मार कर आते हैं, लेकिन गलत ना हो, बाल्यावस्था भी कोई बचाव नहीं है। दैवकृत और सम्मत, दैवकृत माने एक्ट ऑफ गॉड, विश मेजर कहा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ नुकसान, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जैसे फिल्म भी बनी है ओ माई गॉड, यानी कि आपका OMG, वही आप समझिए दैव कृत्य। फिर एक बार आया जाए तो माइनर के बारे में एक दो पॉइंट और थोड़ा देखना है, तब अनसाउंड माइंड पर्सन चला जाए। माइनर के बारे में एक दो पॉइंट जो हमें देखना है। अगर कोई 18 वर्ष से कम का बालक है और बालक ही अपराध करता है, तब जुनाइल जस्टिस एक्ट लागू होता है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, अगर बालकों के प्रति कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाए, कोई लैंगिक अपराध किया जाता है, तो इसके लिए अलग कानून बना है, पास्कोस एक्ट, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। और ऐसे व्यक्ति उस कानून के तहत दंड के क्या होंगे? भागी। बहुत कड़ा दंड है, कई जगह मृत्यु दंड भी है। यानी कि बालकों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कई जगह फांसी की सजा भी है। लेकिन बालक किसे माना जाएगा? जिसकी एज 18 से क्या है? कम। बहुत कड़ा नियम है। देखिए अभी आपका बिहार इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्ट हुए थे, आए थे, उनसे यही पूछा गया कि आईपीसी में भी वही अपराध हैं और आपका जो माने पास्को एक्ट में भी हैं, तो आखिर दोनों जगह का मतलब क्या हुआ, क्या अंतर है? तो आईपीसी में दंड की मात्रा क्या है? कम। और पास्को एक्ट में बालकों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस करेंगे तो दंड की मात्रा क्या है? ज़्यादा। ये अंतर है। अब ये पूछा जाता है कि एक ही कार्य दो कानून में अपराध है, तो दोनों का आरोप लगाइए। लेकिन जब दंड देने की बारी आएगी तो जिस कानून में अधिक दंड है वह दंड दिया जाएगा। तो किस में दंड ज़्यादा है, आईपीसी में कि पास्को एक्ट में? पासपोर्ट। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका अवयस्क को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है ये बताया गया। सीपीसी में भी एक लाइन देख लिया जाए, क्योंकि अब पागल पर को रिलेट करना है। अगर अवयस्क वादी है, यानी कि अगर कोई 18 वर्ष से कम का बालक या बालिका है और मुकदमा दायर की है, तो इसके ओर से एक नियुक्त व्यक्त किया जाएगा देख रेख के लिए मुकदमा। शरीर की देख रेख नहीं, संपत्ति की नहीं, बल्कि किसके लिए? मुकदमा। उसे हम नेक्स्ट फ्रेंड कहेंगे, यानी कि वाद मित्र। और अगर यही अवयस्क प्रतिवादी हैं, विपक्षी हैं, तो उसका बचाव करने के लिए एक गार्जियन नियुक्त किया जाएगा और उस गार्जियन का नाम हमने बताया, गार्जियन एड लिटेम, वादार्थ संरक्षक। अब आइए चित्त विकृत व्यक्ति देखा जाए। भाई पहला कोरिलेशन अवयस्क पर हुआ,
अनसाउंड माइंड पर्सन पर जो कानून आपका है, आपका 5 मिनट उसको समझिए। सबसे पहले देखा जाए, अनसाउंड माइंड पर्सन यानी कि चित्त विकृत व्यक्ति। तो पहले एकदम शुरुआती दौर से हम उठाते हैं पढ़ाते समय। एक आपराधिक मामलों में सिद्धांत है, एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंसिट्रिया। मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का आशय उसका न हो। यानी कि झारखंड का मॉडल तमाम क्वेश्चन आज बता दिए गए, यानी कि जहाँ जहाँ आया है अभी बताया भी जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हमें लगता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताए गए जो हर एक राज्यों में पूछे गए हैं। अब आप कितना कवर कर रहे हो आपके ऊपर है भाई। फिर एक बार देखिए, झारखंड का ही मॉडल है, अपराध के लिए क्या आवश्यक है। तो इस मैक्सिम से दो बातें निकली, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। यानी कि एक आपराधिक कार्य और दूसरा दुराशय। यानी कि कोई व्यक्ति केवल कार्य के लिए दंडित नहीं होगा जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। इस सिद्धांत को देखते हुए अब अनसाउंड माइंड पर्सन पर आइए। तो अनसाउंड माइंड पर्सन में सबसे पहले आपका हम आईपीसी देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में क्या क्या प्रावधान है। तो अनसाउंड माइंड पर्सन पहले समझ लीजिए कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब ये हुआ कि चाहे वह पागल हो या न हो, लेकिन जिस समय अपराध वह कर रहा है सोचने समझने की क्षमता खो दिया है, यानी कि मस्तिष्क उसका डिस्टर्ब हो गया है और वह क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कानूनन है क्या कानून के विपरीत है, कौन काम सही है कौन काम गलत है, उसका मस्तिष्क में दोष के कारण वह समझ नहीं पा रहा। तो अगर मस्तिष्क में दोष किसी अन्य कारण से हुआ है तो आईपीसी की धारा 84 और 2 बूंद लेने के कारण यानी कि नशा करने के कारण तो दो धाराएं 85 और 86। तो फिर एक बार आगे देखिए, अगर किस कार्य करते समय किसी व्यक्ति के माइंड में दोष था और वह कार्य का नेचर इत्यादि नहीं समझ पाया, ऐसा माइंड में दोष अपराध करते समय था, तो 84 उसे बचाव देती है, भले वह पागल हो या न हो। उससे मतलब नहीं, पागल शब्द का यूज नहीं किया गया, चित्त विकृत किया गया है। क्यों चित्त विकृत किया गया है इसको हम आगे बताएंगे आपको, आपका अभी बताएंगे, लेकिन पहले धाराएं हो जाए। अगर यही माइंड में दोष आपका माने नशे के कारण हुआ है, यानी कि 2 बूंद लेने के कारण हुआ है और नशे में इतना चूर हो गया कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं सोचने समझने की क्षमता खो बैठा, तो दो धाराएं अलग बनी हैं, आपका 85 और 86। तो अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है और उस समय वह कोई अपराध करता है तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा और 84 उसे बचाव देगी। यानी कि अब 3 अपराध इसमें पढ़ा जाता है। मैं पागल न कहिएगा, फिर मैं फिर बता दूं, आईपीसी में अनसाउंड माइंड, क्योंकि पागल के अलावा भी कुछ लोग हैं जो पागल नहीं हैं लेकिन कुछ कारणों से उनका मस्तिष्क में क्या आ चुका है। तो जैसे पूछा जो गया है प्री में, मिर्गी के दौरान अपराध, इसके बाद आपका प्रसूति उन्मत्तता के दौरान अपराध और निद्रा में अपराध। तो अगर कई व्यक्तियों को बीमारी होती है कि वह सोते समय चलते हैं कार्य करते हैं फिर आकर लेट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वह कौन सा काम किए हैं, मिर्गी आ गई, उस दौरान आपका कोई मैंने अपराध कर दिए तो दिमाग काम तो कर नहीं रहा मिर्गी के कारण, छटपटा रहा है हाथ पर, तो आपका
चप्पल सुंघा दीजिए, कौन सा सुंघाया जाता है? हवाई चप्पल की चमड़े का? अब गांव में तो सुंघाते हैं, खिलाओ चप्पल पहले क्या करो, सुंघाओ, मारो नहीं भाई। देखिए आपका प्रश्न ये, आइए, अगर अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है और उस समय वह अपराध करता है, पहले बाद में नहीं, जिस समय अपराध कर रहा है उस समय क्या था? अनसाउंड माइंड। तो 84 उसे बचाव देती है। अब तुरंत 84 के बाद आपका आईपीसी की धारा 98 कवर करना है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृत है और आप पर हमला करता है, तो क्या आप अपना बचाव कर सकते हैं कि नहीं पागल से? यानी कि पागल को मारकर अपना बचाव आप करने के हकदार हैं कि नहीं है? तो कौन सी धारा कहती है कि चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी? तो आईपीसी की कौन सी धारा? 98। यानी कि सामान्य अर्थों में अगर पागल मार देता है पागलपन में, तो वह 84 में बच जाएगा, और अपने बचाव के लिए आप किसको मार दीजिए? पागल को, तो आप भी बच जाएंगे कि धारा में? 98। आईपीसी की दो धाराएं याद रखना। अब आइए सीआरपीसी। जहां तक सीआरपीसी की बात है, अगर जांच या विचारण के दौरान कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी कि दिमाग उसका क्या है? डिस्टर्ब है, तो जांच विचारण रोक दिया जाएगा और उसे डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, यानी कि पागल खाने। तो पागल खाने भेजा जाएगा, डॉक्टर इलाज करेंगे, और जब डॉक्टर ये लिख कर दे देंगे कि अब ये समझदार हो गया है, तब मुकदमा चलेगा, नहीं तो मुकदमा क्या रहेगा? रुका रहेगा। तो चित्त विकृत व्यक्तियों का विचारण आपका एक, कभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं इस पर सीआरपीसी में। एक बार बिहार जे में मेंस में बन चुका है, और कहीं कोई क्वेश्चन न प्री में न मेंस में। तो आपका धारा 328 से लेकर 339 तक सीआरपीसी में, यानी कि 328 से लेकर 339 तक में चित्त विकृत व्यक्तियों के विचारण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आइए, अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो हल्का सा आपका आईपीसी हो गई, फिर आपका सीआरपीसी भी हो गई। अब एक कानून और जोड़ना है, संविदा अधिनियम। संविदा अधिनियम में दो धाराएं या ऐसे कंडीशन में पढ़िएगा, एक धारा 11 और एक धारा 12। देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है कि कौन कौन व्यक्ति संविदा करने में अक्षम होंगे। तो तीन व्यक्ति याद रखिए, जो माइनर हो, जो अनसाउंड माइंड हो, यानी कि पागल पागल ना कहिएगा, जो चित्त विकृत हो, और तीसरा जो कानून द्वारा संविदा के लिए डिस्क्वालीफाई, निररहित, निररहित मतलब अयोग्य, निर्योग्य, माने निर्योग्य घोषित कर दिया है, जैसे दिवालिया, कि वह संविदा नहीं कर सकता। अब ये आया कि भाई क्या जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, जो चित्त विकृत व्यक्ति है, अगर क्या वह करार करने में सक्षम होगा कि अक्षम? अक्षम, करार नहीं कर सकता। ये कौन सी धारा में? 11। और अगर करार कर ही लेता है, तो वह करार आपका क्या होगा? शून्य होगा। कौन सी धारा? आपका 12। देखिए आपका धारा 12 ये बताती है कि कब कोई व्यक्ति आपका चित्त विकृत माना जाएगा। यानी कि चित्त विकृतता क्या है, अनसाउंड माइंड क्या है, इसका निर्धारण 11 से न होकर कहाँ से होगा? 12 से। ये जे में क्वेश्चन आ चुका है, चित्त विकृतता क्या होती है,
ये किस धारा में है? 12 में। यहाँ एक उदाहरण लास्ट में देखिए, आप लोग खुद बताइएगा। एक पागल खाने का रोगी है, 15 दिन वह सही रहा, 15 दिन पागल रहा, तो कब करार करता है? तो वह प्रवर्तनीय होगा, यानी कि संविदा होगी। और कब करार करता है? तो वह शून्य करार होगा। तो जब वह सही था उस दौरान किए गए करार वैध, और जब वह पागल था उस दौरान किए गए करार क्या होगा? इसको कहते हैं इंटरवाइवस का सिद्धांत, यानी कि अंतराल में। देखिए अंतराल में तो कुछ अंतराल तक वह क्या रहा? सही। तो जब सही रहा तो सही है सब कुछ। और जब पागल रहा जिस समय, उस समय वह करार करने में क्या था? अच्छा, इस प्रकार आपका अनसाउंड माइंड पर्सन को भी बताया गया। अब आइए सीपीसी शुरू किया जाए भाई, अब सही रहेगा आपका। क्यों ये नियम बताया गया, आधार भी हमने बता दिया है। अब निकाल लीजिए बेरेट की भाषा और आपका आदेश 32 जो अवयस्क के लिए नियम है। फिर एक बार याद रखिए, पागल के लिए भी क्या होगा? वही नियम होगा। तो जो अवयस्क के लिए नियम है, पागल के लिए भी वही नियम होगा। आपका याद रखिएगा जो नियम हम बता रहे हैं, आदेश 32 का नियम 15, तो अंडरलाइन शुरुआती दौर में कर लीजिए। आदेश 32 का रूल 15। देखिए वैसे आगे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन भाई थोड़ा बहुत बता देते हैं। आपका जितना बताया गया इतने में ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 1% के लिए सब पूरा पंचौरा करना है। देखिए आपका आदेश 32 अब शुरू किया जाए। अवयस्कों और विकृत व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्धवाद। तो आदेश 32 का नियम 1 देखिए, अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो मुकदमा ला रहा है अवयस्क है, अवयस्क किसे कहा जाएगा? तो जो 18 वर्ष की आयु से क्या हो? कम हो। तो उसकी ओर से मुकदमा कैसे लाया जाएगा? तो पहला ही नियम है कि उसकी ओर से जो मुकदमा लाया जाएगा वह किसके द्वारा लाया जाएगा? आपका नेक्स्ट फ्रेंड द्वारा, वाद मित्र द्वारा। तो हम बता ही चुके हैं कि वाद मित्र किसकी ओर से मुकदमा लाता है? वादी की प्रतिवादी? वादी। देखिए बेरक, अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद मित्र कहलाएगा। तो बता ही दिया गया, अवयस्क के नाम से ही मुकदमा वह लाएगा, लेकिन ये दिखाएगा कि हम अवयस्क के क्या हैं? वाद मित्र हैं। अब आइए, अगर अवयस्क डायरेक्ट मुकदमा ला दिया तो ये न्यायालय का कर्तव्य होगा आगे कि वह अवयस्क के लिए क्या नियुक्त करे? वाद मित्र। भाई ये याद रखिए। अगला देखिए, स्पष्टीकरण अवयस्क कौन होगा? तो अब आपका कानून दिया गया है, दोनों कानूनों में सेम प्रावधान है कि अवयस्क वह होगा। देखिए इसको ही बता देते हैं। भारत में अवयस्कता का निर्धारण 2 कानूनों से किया जाता है। पहला कानून है द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, आपका यानी कि भारतीय संरक्षकता अधिनियम 1875 का। और दूसरा प्रतिपाल्य संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, गार्जियन एंड गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, वो इंग्लिश में बता रहे हैं, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, यानी कि संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 हिंदी नाम है, इंग्लिश में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। देखिए पहले क्या था, पहले अलग अलग आपका एज थी। संरक्षकता नियम में 18 साल,
और अगर आपका गार्जियन नियुक्त न्यायालय ने किया है तो कोई व्यक्ति 21 वर्ष में वयस्क माना जाता था। लेकिन अब संशोधन हो चुका है कानून में, दोनों कानून में एज सेम कर दी गई है। याद रखिए, अब 18 वर्ष का जैसे ही आप हुए, मेजर या वयस्क क्या किए जाएंगे, माने जाएंगे, चाहे न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया हो या न किया हो। अब दोनों कानून में बराबर। अगला देखिए, आदेश 32 का नियम 2 देखिए, जहां वाद मित्र के बिना वाद दायर किया जाए वहां वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा। यानी कि सामान्यतः बिना वाद मित्र के क्या मुकदमा दायर होगा कि नहीं, नहीं होगा। देखिए बैरक वहीं तो सब बताया जा रहा है। जहां अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद मित्र के बिना दायर किया जाता है वहां प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाए और खर्चे उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएं जिसने उसे उपस्थित किया था। इसका मतलब कि अगर 15 साल का बालक था और डायरेक्ट मुकदमा कर दिया, एक वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने मुकदमा कर दिया, ये जानते हुए कि ये 15 साल का है, ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, कि कौन करेगा इसकी ओर से, वाद मित्र। तो प्रतिवादी आक्षेप कर सकता है कि वाद खारिज कीजिए और जो अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति मुकदमा दायर किया है उससे क्या दिलवाइए, खर्चा, अधिवक्ता से भी खर्चा दिलवाइए आपका, क्योंकि अधिवक्ता साहब ने क्या किया है। तो आप लोग बताइए, अधिवक्ता से मुआवजा वसूला जा सकता है कि नहीं, टाट के तहत, मिसकंडक्ट के तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं। यानी कि अगर अधिवक्ता आपका मुकदमा लेता है और समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता, आपका मुकदमा खारिज हो जाता है, तो आप अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल को लिख सकते हैं, मिसकंडक्ट किया इन्होंने वृत्ति या व्यवसाय के प्रति। और दूसरा, आप अधिवक्ता के खिलाफ अपकृत विधि के तहत मुआ उपेक्षा के लिए, अभी बताया गया नेग्लिजेंस के लिए मुआवजा की मांग करेंगे कि अधिवक्ता की उपेक्षा के कारण हमारा 10 लाख रुपया चला गया। ऐसे अधिवक्ता से 10 लाख रुपया क्या किया जाए, वसूला जाए। वही समस्या है कि दूसरा अधिवक्ता लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई एक बिरादरी के हैं तो कैसे लड़ लेंगे। यानी कि अधिवक्ता के खिलाफ अधिवक्ता कैसे लड़ेगा। तो कोई, लेकिन मुकदमा हुआ है, लोग जीते हैं, और कई मुकदमों में अधिवक्ता से क्या वसूला गया है उपेक्षा के लिए, मुआवजा। अपकृत में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए दूसरा, ऐसे आवेदन की सूचना, भाई दूसरा खंड अभी चल रहा है। ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी और उसके आक्षेप सुनने के पश्चात न्यायालय उस विषय में आदेश करेगा जो ठीक समझे। यानी कि जो अधिवक्ता बिना वाद मित्र के अवयस्क के नाम से मुकदमा कर दिया उसको बुलाया जाएगा और न्यायालय सुनेगा, और सुनने के बाद जो उचित हो क्या देगा, आदेश। लेकिन प्रतिवादी विरोध कर सकेगा, तब सुनवाई होगी। अगला देखिए आपका आदेश 32 का नियम 2A देखिए, 2A, वाद मित्र द्वारा प्रतिभूति का तब जी दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए। यानी कि न्यायालय चाहे तो वाद मित्र से गारंटी मांग सकता है, और जब न्यायालय गारंटी मांगता है तो वाद मित्र को क्या देनी पड़ेगी, न्यायालय में गारंटी, कुछ धन उन जमा करिए, क्योंकि बीच में आप बदमाशी कर दिए तब क्या होगा, आगे देखिए। अब आदेश 32 का नियम 3 देखिए, अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति। तो पहला नियम याद रखिए, दो ही, कम से कम दो नियम, तीन नियम याद रखिएगा।
भाई कुछ न याद रहे तो इस आर्डर से 3 नियम याद करके जाइए, भले पूरा भूल जाइए। आदेश 32 का नियम 1 याद रखिए, आदेश 32 का नियम 3 याद रखिए, और आदेश 32 का नियम 15 याद रखिए। अगर अवयस्क वादी हैं तो उसकी ओर से कौन मुकदमा उसके नाम से लाएगा? वाद मित्र। अगर अवयस्क प्रतिवादी हैं तो उसके बचाव के लिए न्यायालय द्वारा क्या नियुक्त किया जाएगा? वादात संरक्षक। किस में? आदेश 32 के किस नियम में? और अगर वादी या प्रतिवादी पागल हो तो ये दोनों नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे? माने पूरे नियम लागू होंगे। तो किस आर्डर में कहा गया है? आदेश 32 नियम 15। अवयस्क के जितने नियम हम बता रहे हैं सभी नियम किसके प्रति भी लागू होंगे? पागल के प्रति। तो यही आपका यूपीजे में पूछा गया था। तो कहाँ दिया गया है पागल के बारे में प्रावधान? आदेश 32 के किस नियम में? अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट बताया गया है भाई, पहले उसमें शक नहीं आपका, इसीलिए मैं शुरुआती दौर में ही वाद मित्र और वादात संरक्षक दोनों बताया हूँ। देखिए आगे, अब जहाँ प्रतिवादी अवयस्क हैं वहाँ न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान यानी कि विश्वास हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादात संरक्षक नियुक्त करेगा। तो उचित व्यक्ति को किया जाएगा कि अनुचित व्यक्ति को उचित? अब ये नहीं कि जो अवयस्क का विरोधी है उसी को कर दीजिए, किसी पागल को न करिए, किसी माइनर को न करिए, जो अवयस्क के हित को ध्यान में रखे उसको करिए। ये नहीं कि अवयस्क का क्या कर रहा है वो विरोध, उसी को न बना दीजिए। वादात संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से या वादी द्वारा दिए गए आवेदन पर अभिप्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि जो बातें वाद में विवादग्रस्त हैं उनमें जो हित अवयस्क का है उस हित के प्रतिकूल कोई हित प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है और वह ऐसे नियुक्त किए जाने के लिए ठीक व्यक्ति हैं। तो मैं बताया ही कि जो अवयस्क का इंटरेस्ट है उस मुकदमे में, उसके विरोध में वादार संरक्षक का हित न हो। अगर आपका हित टकरा रहा है तब उस व्यक्ति को वादार संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि अवयस्क और वादार संरक्षक का हित टकरा रहा हो कि न टकरा रहा हो? न टकरा रहा हो। जब हित टकरा जाए तो क्या मतलब? अगला देखिए आपका, ये कह सकते हैं कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर तब तक के सिवाय नहीं दिया जाएगा जब तक कि अवयस्क के किसी ऐसे संरक्षक को जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है जो इस निमित्त सक्षम है, या जहां ऐसा गार्जियन नहीं है वहां अवयस्क के पिता को, या जहां पिता नहीं है तो माता को, माता पिता नहीं है तो अन्य नैसर्गिक संरक्षक को आपका कह सकते हैं, और ये भी नहीं है तो जो बालक की क्या करे? देख रेख। उन पर सूचना दी जाएगी उनको, और सूचना दी जाएगी कि आपके बालक ने आपका मुकदमा मुकदमा आपके बालक के खिलाफ हुआ है। आप बनना चाहें तो क्या करिए? बन जाइए, और अपने बच्चे का क्या करिए? मुकदमे में बचाव। आप नहीं बनते तो उसके बाद हम क्या करेंगे? किसी को नियुक्त। क्योंकि अगर वादार संरक्षक नियुक्त नहीं हुआ, मुकदमा चलने लगा और अवयस्क के खिलाफ मुकदमा में निर्णय आ भी गया तो उस निर्णय का मैं पहले ही बताया कोई मतलब है कि नहीं? नहीं है। अगला देखिए आदेश आपका आदेश 32 नियम 3 है। अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास न किया जाना जब तक कि उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। अब यहाँ आपका देखिए 1-2 लाइन आपका, अवयस्क के विरुद्ध पारित कोई डिक्री
केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी कि अभ्यस्त के वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक विषय वस्तु में अभ्यस्त के हित के प्रतिकूल कोई हित रखता है, किंतु यह तथ्य कि वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक के ऐसे हित के प्रतिकूल हित के कारण अभ्यस्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसी डिक्री को सेट एसाइड कराया जा सकेगा। यानी कि मान लीजिए प्रतिवादी आपका कह सकते हैं कि अभ्यस्त है और एक व्यक्ति बी को उसका वादात संरक्षक नियुक्त किया गया और बी और उस बच्चे का जो हित था आपस में टकरा रहा था, तो बच्चे के खिलाफ पारित डिक्री तभी उल्टी जाएगी, अपास्त की जाएगी, सेटिस्फाइड की जाएगी, जब बच्चा दिखाए कि ये गार्जियन का हमारे मामले में हमारे विपरीत हित था, इसलिए अच्छे से हमारा बचाव ये कर पाए कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। यानी कि जो बातें न्यायालय में लानी चाहिए ये वादात संरक्षक उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, हमारे विरोध में हित रखता था, इसी कारण नहीं किया, हम बालक थे, हार गए, अतः यह डिक्री क्या की जाए, रद्द की जाए, अपास्त या सेटिस्फाइड। अगला देखिए, अब आदेश 32 नियम 4 कौन वाद मित्र की हैसियत में कार्य कर सकेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। तो भाई कौन किया जा सकेगा, जो सक्षम हो, आपका जो है माने ऐसा करने का क्या रखता हो, आपका सक्षमता कर सकते हैं। अगला देखिए आदेश 32 नियम 5 वाद मित्र या वादा संरक्षक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब आ ही गए हैं तो अवयस्क की ओर से लड़ेंगे या इनका अब क्या करेंगे, बचाव। आदेश 32 नियम 6 अवयस्क की ओर से वाद मित्र या वादा संरक्षक को डिक्री के अधीन संपत्ति की प्राप्ति आपका आदेश के बीच, हाँ आदेश 32 नियम 7 बन सकता है, बहुत अधिक बने तो वाद मित्र या वादात संरक्षक द्वारा करार या समझौता। तो जो वाद मित्र हैं या वादात संरक्षक हैं ये अवयस्क या पागल की ओर से कोई करार कर सकता है, समझौता कर सकता है, लेकिन किसकी इजाज़त से समझौता या करार होगा, न्यायालय। जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय की क्या लेकर ही माने ऐसे वाद मित्र या वादात संरक्षक समझौता या करार कर सकते हैं, उस न्यायालय की क्या, न्यायालय ये देखेगा कि समझौते में क्या है, कहीं बच्चे का या पागल का हित मारा तो नहीं जा रहा है, अगर मारा जा रहा है तो समझौता करने की अनुमति देगा कि इनकार कर देगा, इनकार हित। भाई न्यायालय का ये कर्तव्य है कि बस देखे कि कहीं बच्चे के हित के विपरीत कोई कार्य न हो। अगला ये वाद मित्र की निवृत्ति यानी कि आपका रिटायरमेंट, तो भाई जब चाहे तब वाद मित्र कह सकता है कि हजूर अब हम इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आप किसी और को क्या करिए, नियुक्त कर दीजिए। इसके बाद आदेश 32 नियम 9 वाद मित्र को हटाया जाना, तो बदमाशी करेगा तो क्या किया जाएगा, न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा। हाँ अब आदेश 32 नियम 10 वाद मित्र के हटाए जाने आदि पर कार्यवाहियों का रोका जाना, तो जब तक नया वाद मित्र नियुक्त न हो जाए तब तक मुकदमा क्या होगा, चलेगा कि रुक जाएगा, रुक जाएगा। एक लाइन वादात संरक्षक की नियुक्ति हटाया जाना 11 में है, 12 भी छोड़ दीजिए, ये भी कम पूछा जाता है, 13 भी, आपका 14, अब 15 डायरेक्ट आ जाए, नियम 15 बीच में छोड़ देना है। नियम 15 बस एक लाइन जानना है कि जितने ऊपर के जितने नियम अवयस्क के बारे में हमने बताया वे सभी नियम अगर वादी या प्रतिवादी पागल हैं तो पागल के बारे में भी
ऐसे ही नियम क्या होंगे, चलेंगे। तो पागल पर देख लिया जाए। अगर पागलवादी हैं तो किसके न माने पागल के नाम से ही वाद लाया जाएगा, लेकिन मुकदमा कौन लाएगा, वाद मित्र। अगर पागल प्रतिवादी हैं तो उसके बचाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, संरक्षक। वह क्या होगा, वादार संरक्षक। ये सभी नियम उपर्युक्त जितने आपने देखे, ये सभी नियम पागल के वादी या प्रतिवादी होने पर भी ऊपर के सभी नियम क्या होंगे, लागू। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि ये भी आदेश क्या हो गया, समाप्त। अब आइए, चूंकि आदेश 37 के बाद आ जाइए 34। 34 आइए, हल्का फुल्का, ये पढ़ा नहीं जाता भाई, केवल आदेश आपका करना है, मैंने याद करना है। हल्का सा हम बता देते हैं। आदेश 34 में आपका अचल संपत्ति के बंधकों से संबंध में वाद दिया गया है। इसको जब भी पढ़िएगा तो टीपीए का अध्याय 4, टीपीए का अध्याय 4 पढ़ लीजिएगा। धारा 58 से लेकर 104 तक। इससे एक भी क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है वैसे। हाँ, इससे क्वेश्चन भाई बनता नहीं 34 से। आ, चैप्टर पूछा जाए, चैप्टर लिखवा ही दिया गया। आपका आदेश पूछा गया तो आदेश तो 34 लिखवाया हूँ मैं। छोड़ ही रहे हैं भाई, अब देख लिया जाए कौन पढ़ाया जाए उसके बाद ना। इसके बाद देखिए आपका सोमवार भाई, कल क्लास आपका रेगुलर बैच बंद रहेगा, फिर एक बार बताया जाए। रेगुलर बैच सोमवार से चलेगा आपका। कल आपका सुबह जो एपीओ मेंस का शाम को बैच चल रहा है, उन लोगों को पढ़ाना है 2-3 दिन लगातार। तो इसलिए कल आपका रेगुलर बैच, आपको उतना जल्दीबाजी है भी नहीं कि एक दिन छूट जाए तो कोई बहुत आफत आ जाए। लेकिन अब उन लोगों के लिए तो भाई एक एक दिन भारी पड़ रहा है और परेशान है कि जल्दी ख़त्म करिए। तो आगे आपका आदेश 37 पढ़ कर आइएगा। ये मैं लिखवा दे रहा हूँ क्या पढ़ाया जाएगा सीपीसी में। आदेश 37 पढ़ कर आइए। 38 हम पढ़ा ही चुके हैं, 40 भी पढ़ा चुके हैं, एक 39 बचा है। तो 37 और 39, इसके बाद आपका 41, 42, 43, ये तो दो दो लाइन में पढ़ा जाता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन 37 आपका बिहार मेंस में भी बना है, राजस्थान में भी। तो 37 और 39 दो में ही समय लग जाएगा, पूरा घंटों लग जाएंगे। तो अभी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी भाई, 15-20 मिनट बाद चलेगी। जो लोग जीएस पढ़ते हैं अपना रुके रहेंगे। और कल सुबह की मॉर्निंग की क्लास रेगुलर बैच बंद रहेगा, फिर सोमवार